हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट, हम ACCA F7 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का फाइनेंशियल असेट्स एंड फाइनेंशियल लाइबिलिटी टॉपिक पढ़ रहे थे। मींस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट IFRS 9 जो है बेसिकली वो डिस्कस कर रहे थे। और हम लोगों ने लास्ट क्लास में फाइनेंशियल असेट्स का क्लासिफिकेशन और मेजरमेंट कर पे बात करी थी। काफ़ी डिस्कशन किया था हमने कहा था कि फाइनेंशियल असेट्स जो है उसको आप क्लासीफाई कर सकते हो आप डेट इंस्ट्रूमेंट, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट और डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग। मतलब कि अगर आपको चेक करना है कि अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड लगेगा या फिर FVT OCI लगेगा या फिर FVT PL लगेगा, तो ये किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा सबसे पहले तो कि डेट में है आपका जो आपने असेट परचेज किया है, या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट परचेज किया है, या डेरिवेटिव परचेज किया है। हमने डिस्कस किया था कि डेरिवेटिव में आप FVTPL लगाते हो। मीन्स जो भी चेंजेस होंगे फेयर वैल्यू के अकॉर्डिंग आप रिकॉर्ड करोगे। इसमें बेसिकली क्या है कि जैसे आज हमने कोई 100 रुपये में डेरिवेटिव परचेज किया और कल को उसकी मार्केट वैल्यू जो है चेक करेंगे हम, और वो 120 हो गई, तो हम 20 का P&L में गेन डायरेक्टली बुक कर लेंगे। मतलब डेरिवेटिव में कोई FVTPL के अंदर कोई खास काम है नहीं, बेसिक बात ये है। फिर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में हमने कहा था कि आप FVTPL में क्लासीफाई करते हो हमेशा इक्विटी को बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन एक इररिवोकेबल केस होता है जिस केस में हम FVT OCI में भी क्लासीफाई कर सकते हैं इक्विटी को। अभी हम बाद में डिटेल में जानेंगे, इक्विटी का हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन एक मोटा मोटी बात यह है कि आप इक्विटी को जब भी देखोगे, और अगर इक्विटी डे टू डे ट्रेडिंग के लिए आप परचेज करते हो, आपने कहा मैं इक्विटी इंस्ट्रूमेंट परचेज करता हूँ बेचने के लिए, तो फिर आप उसको FVTPL पे क्लासीफाई करोगे। मतलब जो भी चेंजेस होंगे डायरेक्टली P&L में डालोगे और आप उसको बार बार P&L पे हिट करोगे चेंजेस को। लेकिन अगर मान लो आपने हेल्ड फॉर ट्रेडिंग नहीं ले रखा, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट परचेज किया है और उसको बार बार खरीदने बेचने के लिए आपने उसको परचेज नहीं करा है, मतलब आपका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है कि जल्दी से उसको शॉर्ट टर्म में बेच दोगे, तब आप FVT OCI में क्लासीफाई कर सकते हो। और अगर आपने FVT OCI में क्लासिफिकेशन चुना तो वो इररिवोकेबल क्लासिफिकेशन होगा। मतलब आप दोबारा कभी भी FVTPL पे नहीं आ पाओगे, शिफ्ट नहीं हो पाओगे। फिर आप हमेशा इक्विटी को किस पे दिखाओगे? FVT OCI पे। हालांकि इस पे अपन ने भी ज़्यादा बातें नहीं करी है, बस मैंने आपको हल्का हल्का ओवरव्यू दिया था। डेट इंस्ट्रूमेंट में मैंने बताया आपको बेसिकली हम 3 तरीके से डेट को क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। हमने इसको डिटेल में समझा था कि डेट को अमोर्टाइज कॉस्ट पे भी दिखा सकते हैं, OCI में भी दिखा सकते हैं और P&L में भी दिखा सकते हैं। ये हमने सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था। और हमने जो है ये पढ़ा था कि डेट को अमोर्टाइज कॉस्ट पे कब दिखाएंगे हम? अगर बिजनेस मॉडल टेस्ट नंबर 1 पास हो जाए और कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स जो टेस्ट होता है वो पास हो जाए, ठीक है। ये बिजनेस मॉडल टेस्ट नंबर 1 क्या कहता था? अगर आपने किसी डेट को परचेज कर रहा है फॉर होल्ड टिल मैच्योरिटी, मतलब आप इसको मैच्योरिटी तक होल्ड करके रखोगे, आप इसको बीच में बेचोगे नहीं, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं है। और कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट क्या बोलता था? ये बोलता था कि उस डेट से जो इनकम होनी चाहिए आपको, वो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल के अलावा और कुछ भी रिसीव नहीं होना चाहिए। मतलब सोलली यू शुड रिसीव इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल ओनली। फिर हम FVT OCI पे कब दिखाएंगे डेट को? जब बिजनेस मॉडल 2 पास हो जाएगा और कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट पास होगा। ये बिजनेस मॉडल टेस्ट क्या होता है? सेकंड, ये बोलता है कि जब आपके ट्विन ऑब्जेक्टिव है। ट्विन ऑब्जेक्टिव मतलब कि आप एक तो उसको होल्ड टिल मैच्योरिटी भी रख सकते हो, या फिर आप इसको मौका मिले तो बेच भी सकते हो। मतलब आपने भी कोई ऐसा डिसाइड नहीं कर रखा, आप बोलते हो कि भाई मैं इस डेट को मैच्योरिटी तक होल्ड भी कर सकता हूँ और इसको मौका मिलेगा तो बेच भी सकता हूँ। तो क्योंकि ट्विन ऑब्जेक्टिव है तो इसमें बोलते हैं फेयर वैल्यू थ्रू कॉम्प्रहेंसिव अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम में क्लासीफाई करेंगे। आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो आज इसी चीज़ पे हमारा जो है प्रैक्टिकल समझेंगे। हमने लास्ट क्लास में जो है अमोर्टाइज कॉस्ट पे जो है एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल तरीका होता है अमोर्टाइज कॉस्ट का, वही जो हम फाइनेंशियल लाइबिलिटी में कर रहे थे वही फाइनेंशियल असेट्स में कर रहे हैं। फिर अगर मान लीजिए बिजनेस मॉडल टेस्ट 1 और 2 पास नहीं हो, ठीक है, या फिर बिजनेस जो कॉन्ट्रेक्चुअल
कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट है वो भी पास नहीं हो, मतलब कुछ भी इन सब में से कोई भी पास नहीं हो रहा, मान लीजिए बिजनेस मॉडल टेस्ट 1 और 2 है वो पास नहीं होते हैं, है ना, बीएमटी पास नहीं हो पाता, या फिर आप कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट पास नहीं हो पाता आपका, तो फिर आप ऐसे डेट को दिखाओगे फेयर वैल्यू थ्रू पी एंड एल में। जैसे बिजनेस मॉडल टेस्ट क्यों नहीं पास हो पा रहा, क्योंकि आपने उसको स्टार्टिंग से उस डेट को रखा है फॉर सेल पर्पस। आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर है कि आपने जो डेट इंस्ट्रूमेंट परचेज किया है, मान लो आपने डिबेंचर परचेज करें, बॉन्ड परचेज करें, और आपने स्टार्टिंग से सोचा है कि भाई मैंने क्यों परचेज कर रखे हैं इसको, क्योंकि मैं इसको बेचूंगा, तो बात ही खत्म हो गई। तो आप सीधा सीधा एफ वी टी पी एल पे दिखाओगे। देखो आपको ये लॉजिकल नहीं लगता कि एफ वी टी पी एल के सेल के लिए जब हम उसको चीज़ को रख रहे हैं तो एफ वी टी पी एल पे दिखाना चाहिए, क्योंकि हम इसको तुरंत बेचने वाले हैं, सेल करने वाले हैं। जब हम इसको तुरंत बेचने वाले हैं तो जो भी गेन या लॉस होगा आप उसको किधर रिकॉर्ड करो, आप उसको पी एंड एल में दिखाओ, ताकि शेयर होल्डर्स को है ना क्लियर पिक्चर पता लगे। अगर आपका रिपोर्टिंग का टाइम आ गया बीच में, 31 मार्च आ रहा है, 31 दिसंबर आ रहा है, ईयर एंड आ रहा है बीच में, तो अगर फिर भी आप उसको होल्ड करके बैठे हो तो आप चेक करो उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है ना, और उसके हिसाब से आप उसका डिफरेंस को पी एंड एल में डालो। ठीक है, इसको समझेंगे, बहुत सिंपल है ये, इसमें कुछ है नहीं। जितने में आपने परचेज किया, मान लो आपने 100 में परचेज किया और रिपोर्टिंग डेट पे ये 120 का हो गया, ठीक है ना, ऐसे डेट जो आप बेचने के लिए खरीद रहे हो वो 120 के हो गए, तो आप सीधा सीधा 20 का गेन दिखा दो, और क्या, बस इतनी सी बात है, और कुछ है ही नहीं इसके अंदर। पी एंड एल में गेन चला जाएगा इन्वेस्टमेंट इनकम के नाम से, और बैलेंस शीट में असेट्स आ जाएगी जो करंट असेट्स के नाम से। क्यों, क्योंकि करंट असेट्स ही है भाई, आपने बेचने के लिए परचेस किया है, तो कौन सा इन्वेस्टमेंट है ये, करंट इन्वेस्टमेंट है। हालांकि इसमें कुछ मतलब आप अपने पास कोई बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है इनको करने के लिए, जो मेन क्वेश्चन बनता है वो मेनली बनता है अमोर्टाइज कॉस्ट से, या ज़्यादा से ज़्यादा वो पूछ लेगा तो एफ वी टी ओ सी आई पूछ लेगा। अगर एफ वी टी पी एल पूछ लिया तो वो केवल आपकी नॉलेज चेक कर रहा है, वो कुछ भी नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको तो एग्जामिनर का जो है थैंक यू कहना चाहिए कि चलो एफ वी टी पी एल का आपने क्वेश्चन दे दिया, बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, या फिर जैसे हमने बोला बिजनेस मॉडल टेस्ट पास नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि हमने जो स्टार्टिंग से ऐसे इन्वेस्टमेंट परचेस करें जो सेल के लिए ही परचेस करें, या कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट पास नहीं हो पाता। जैसे मान लीजिए हमने जो डिबेंचर परचेस करे हैं वो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं, मतलब उनमें डिबेंचर्स की जगह क्या मिल जाएंगे, बाद में इक्विटी शेयर्स मिल जाएंगे। क्योंकि डिबेंचर की जगह बाद में इक्विटी शेयर मिल जाएंगे, तो क्या ये कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट पास कर रहे हैं क्या, नहीं भाई। कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट क्या बोलता है कि आपको इंटरेस्ट और प्रिंसिपल के अलावा कुछ और नहीं मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो इक्विटी शेयर मिल रहे हैं। तो अगर कन्वर्टेबल डिबेंचर परचेज करे तब भी कौन सा मेथड लगाओगे आप, एफ वी टी पी एल लगाओगे, है ना। तो हमने जो बेसिकली बात डिस्कस करी थी लास्ट क्लास में वो डेट इंस्ट्रूमेंट पे डिस्कस करी थी, ठीक है। और इक्विटी पे तो अभी हमने ज़्यादा बात करी नहीं है, बाकी इक्विटी में कुछ है नहीं। इक्विटी का नाम से समझ में आ जाएगा, जैसे ही आपने कोई इक्विटी परचेज करी तो आप एफ वी टी पी एल पर डाल देना बिना कहे। लेकिन अगर वो ट्रेडिंग के लिए है, तो अगर ट्रेडिंग के लिए तो नहीं है तो कहाँ पे डाल सकते हो आप उसको, एफ वी टी ओ सी आई में। ये एफ वी टी ओ सी आई क्या होता है, इसका जो सिस्टम है वो आज अपन अपनी क्लास में समझेंगे, ठीक है ना। देखो ये इक्विटी के बारे में मैंने बता भी रखा है, इक्विटी वैसे अपन बाद में एक बार और डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये सब अपन ने डिस्कस किया था, ठीक है। पहले तो अपन एक क्वेश्चन करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, टेस्ट टू अंडरस्टैंडिंग 5, ठीक है। हमने ये 4 किया था लास्ट क्लास में, 4 को पूरा नहीं किया, 4 के 3 पार्ट है, लेकिन हम सेकेंड और थर्ड पार्ट जो है वो थोड़ा और पढ़ने के बाद कर पाएंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें दो चीज़ें आएगी, एक तो अमोर्टाइज कॉस्ट की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, जो लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था उसकी दोबारा आप प्रैक्टिस कर पाओगे, और दूसरा हम लोग एफ वी टी ओ सी आई का कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिकल भी डिस्कस कर लेंगे इसके साथ, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, चलो। ऑन 1 जनवरी 2005 ब्लेंड बॉट अ $10,000 6% बॉन्ड फॉर 9,000। ये बोल रहा है कि ब्लेंड ने जो है बॉन्ड्स परचेस करे हैं $10,000 के $9,000 में, मतलब 10,000 क्या रही होगी इसकी फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू। जब मैं बोलता हूँ फेस वैल्यू तो आपको फेयर वैल्यू नहीं सुनाई देना चाहिए, फेस वैल्यू अलग होती है, फेयर वैल्यू अलग होती है। फेयर वैल्यू तो एक तरीके से मार्केट वैल्यू हो गई, फेस वैल्यू तो जो कंपनी ने डिसाइड करी है इंटरेस्ट वगैरह निकालने के लिए। हमेशा जो इंटरेस्ट होता है, ब्याज होता है, वो फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है।
इनकरिंग एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ $144। कंपनी ने यहाँ पे परचेजिंग में कुछ कॉस्ट भी लगाई है, ठीक है ना, ये ट्रांजेक्शन कॉस्ट हो गई। तो हम इस ट्रांजेक्शन कॉस्ट को हमेशा क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो अमोर्टाइज कॉस्ट में भी ऐड करते हैं और बाद में आप देखोगे कि एफवीटी ओसीआई में भी ऐड ही करते हैं। जितने में आपने परचेस किया उसमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऐड हो जाता है। मतलब जैसे ये इसने जो बॉन्ड्स परचेस करें, ये $9,000 के परचेस करें, तो हम इसको 9,000 ना मान के अब कितना मानेंगे, 9144। हम बोलेंगे कि ट्रांजेक्शन कॉस्ट, भाई आप स्कूल्स में पढ़ते आ रहे हो इतने टाइम से कि जब भी हम कोई एसेट्स परचेज करते हैं तो उस एसेट्स पे परचेज करने का खर्चा क्या होता है, कैपिटलाइज होता है। तो ये तो सिंपल बात कह रहा है। इंटरेस्ट इज रिसीव एनुअली इन एरियर्स। एनुअली इन एरियर मतलब ईयर के एंड में ब्याज रिसीव हो रहा है। बॉन्ड विल बी रिडीम एट अ प्रीमियम ऑफ 500 ओवर इट्स नॉमिनल वैल्यू ऑन 31 दिसंबर 2007। ध्यान से देखो, मतलब कितनी अच्छी क्लैरिटी के साथ ये बात कह रहा है। लेकिन अगर ये सीए का क्वेश्चन होता तो पता है क्या लिखता, बॉन्ड विल बी रिडीम एट प्रीमियम ऑफ 500, बस इतना लिख देता। ये इम्प्लाइड है स्टूडेंट के कोई भी चीज़ होती है वो किस पे होती है, नॉमिनल वैल्यू पे होती है। इसको नॉमिनल वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं थी, ये नहीं भी लिखता ना तो भी ये इम्प्लाइड ही होता। मतलब ये क्या कह रहा है, वैसे तो ये कह रहा है कि बॉन्ड का जब रिडम्शन होगा तो कितने पैसे मिलेंगे वापस आपको, 10,500। तो मेरा कंसर्न ये है, इसने नॉमिनल वैल्यू लिख दिया है। मैं कह रहा हूँ कि अगर ये नहीं भी लिखता ना तो भी ये इम्प्लाइड ही रहता है कि नॉमिनल वैल्यू पे हो रहा है। अब जैसे ये 6% बॉन्ड यहाँ पे दे रखे हैं, तो 6% बॉन्ड को इसको बताने की जरूरत नहीं है कि 6% इंटरेस्ट जो है नॉमिनल वैल्यू पे है, ये हमेशा इम्प्लाइड ही होता है, ठीक है। द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 11%। ये वैसे मैं इतना डिटेल में क्यों बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट है ना, क्या है, एग्जामिशन रूट से आते हैं, तो ग्रेजुएशन में इतना एक्सपोजर मिलता नहीं है, बच्चे ग्रेजुएशन में इतना पढ़ते नहीं है डिटेल में, ठीक है ना, और कई लोगों को पढ़े हुए बहुत टाइम हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए फिर मैं चीज़ें क्लियर करके चल रहा हूँ कि भाई किसी का बेसिक्स अगर कमजोर है तो अपन यहाँ पे उसको भी थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करते रहें। फिर ये बोल रहा है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 11%। ये इफेक्टिव रेट क्या होती है, IRR होती है, ठीक है। बॉन्ड की लाइफ कितनी है जरा बताना, तो कितनी लाइफ है बॉन्ड की, कितने साल बॉन्ड चलेंगे। सर बॉन्ड की लाइफ जो है 2005, 6 और 7, मतलब कितने साल है, 3 साल है, ठीक है। 1 जनवरी 2005 से 31 दिसंबर 2007, 31 दिसंबर 2007। सर ये फेयर वैल्यू ऑफ बॉन्ड दे रखी है पहली बार 31 दिसंबर 2006 की, 31 दिसंबर 2005 की और 6 की दे रखी है, मतलब ये अभी काम नहीं आएगी, ये मैं आपको बताऊंगा फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में, ये तब काम में आएगी। शो हाउ द बॉन्ड विल बी अकाउंटेड फॉर ओवर द 3-year पीरियड। आपसे बोल रहा है 3 सालों की अकाउंटिंग बता दो आप तो बॉन्ड्स की। अगर ब्लेंड प्लान टू होल्ड द बॉन्ड अंटिल द रिडम्शन डेट, मतलब क्या बोल रहा है कि ब्लेंड जो है वो होल्ड करेगा बॉन्ड को रिडम्शन डेट तक, मतलब ये होल्ड टिल मैच्योरिटी हो गया। सिंपल बात, जब होल्ड टिल मैच्योरिटी है तो कौन सा मेथड लगेगा, अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड लगेगा। फिर क्वेश्चन बी बोल रहा है ब्लेंड में सेल द बॉन्ड, में सेल द बॉन्ड इफ द पॉसिबिलिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट विद द हायर रिटर्न अराइजेस। ये जो ब्लेंड है इस बॉन्ड को बेच भी सकता है, कब, अगर कुछ ज़्यादा पैसा मिल जाए तो ये कौन सा मेथड है बताओ, ये ट्विन ऑब्जेक्टिव हो गया, फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम, है ना। ये में सेल लिखा है, ऐसा नहीं लिखा कि 100% बेचेगा ही बेचेगा। अगर 100% बेचेगा ही बेचेगा तब क्या होता, तब तो FVTPL चले जाता, ठीक है ना। आप देखो डेट में बिजनेस मॉडल सेकंड पास कर रहा है ये BMT2 क्या बताया था, ट्विन ऑब्जेक्टिव, होल्ड टिल मैच्योरिटी और सेल, ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, है ना, ठीक है। अगर सेल के लिए ही होता तब तो हम FVTPL पे दिखा देते, क्लियर क्या। तो इसमें 2 तरीके से आपसे सॉल्यूशन मांगा है। पहले तो हम इसको नॉर्मल अमोर्टाइज कॉस्ट से करते हैं। क्वेश्चन जिनको समझ में नहीं आया उनके लिए मैं एक बार इस क्वेश्चन की डायग्राम छोटा सा बना देता हूँ ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाए। 1 जनवरी 2005, 31 दिसंबर 2007। बॉन्ड खरीदा कितने का आपने बताओ, 10,000 फेस वैल्यू है, 9,000 प्लस 144, 9144 का आपने टोटल कॉस्ट पे करा, ठीक है। बीच में कौन सा ईयर आएगा, बीच में 31 दिसंबर 2005 आएगा पहले तो, ठीक है। फिर 31 दिसंबर
2006 आएगा, फिर 31 दिसंबर 2007 आएगा। क्लियर क्या? अब 10,000 का 6% कितना होता है? 600, 600 और 600 का अपने को यहाँ पे अमाउंट मिल जाएगा, है ना, इंटरेस्ट के हिसाब से। प्लस अपन को यहाँ पे क्या मिलेगा? 500 का प्रीमियम भी मिल रहा है, ठीक है। तो 10,500, मतलब लास्ट ईयर में इतना कैश फ्लो हो जाएगा। क्लियर क्या? क्लियर क्या? अब हमने ये परचेज किया है, ये सब क्या है? इनफ्लो है भाई। 600, 600, 600 और 10,500 क्या है? इनफ्लो। हमें चाहिए IRR, है ना, एक ऐसी रेट जहां पे इनफ्लो और आउटफ्लो इक्वल होता है। क्वेश्चन में दे रखी है क्या? दे रखी है 11%, ठीक है। अब देखो इसमें अगर कोई, वैसे तो सब चीज़ें क्वेश्चन में निकाल के दे रखी थी ये सब, तो अभी तक तो हमने क्वेश्चन को केवल सेट ही किया है, लेकिन कोई सोचना चाहे तो सोच सकता है कि सर इंटरेस्ट रेट तो 6% थी, तो IRR 11 क्यों आ रही है? तो आप बताओ IRR 11 क्यों आ रही है? इसलिए आ रही है क्योंकि IRR क्या होता है? एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न होती है एक तरीके से, है ना, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न या एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न, कि आप एक्चुअल में कितना कमा रहे हो। आप सोचो आप 9,144 लगा रहे हो, 9,144, आपको ब्याज मिल रहा है, लेकिन लास्ट में देखो कितना आपने, आपको रिडम्शन पे कितना पैसा एक्स्ट्रा मिल रहा है? आपको रिडम्शन पे काफ़ी सारा पैसा एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक है ना। आपने ये बॉन्ड डिस्काउंट में परचेज करे हैं, और आपको जो पैसा मिलेगा वो रिडम्शन पे ज़्यादा मिलेगा, मतलब दो दो जगहों पे फ़ायदा हो रहा है। आज तो आप डिस्काउंट पे बॉन्ड परचेज कर ही रहे हो, और बाद में रिडम्शन के टाइम पे प्रीमियम मिल रहा है आपको, इसलिए रिटर्न का परसेंटेज ज़्यादा आ रहा है। सोचने वाली बात है, नहीं सोचो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब अमोर्टाइज कॉस्ट हम लोग मेथड लगा के टेबल बना लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है हमारे लिए? टेबल बनाना, ईयर 1 to 3, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस। बताओ भाई ओपनिंग बैलेंस कितना है? 9,144 का। फिर हम लिखेंगे इफेक्टिव इंटरेस्ट। इफेक्टिव इंटरेस्ट कितना है हमारे पास? इफेक्टिव इंटरेस्ट है 11% की रेट से, ठीक है। तो अब आप निकाल लो इफेक्टिव इंटरेस्ट कितना आएगा 11% के। अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड चल रहा है, ये तो आप जानते हो, 1,006, है ना, राउंड ऑफ कर देना, 0.5 से ऊपर होता है तो अगला डिजिट आ जाता है, तो 1,005.84 आ रहा है, तो आप राउंड ऑफ करके 1,006 कर दो उसको। फिर कॉन्ट्रेक्चुअल जो पेमेंट है वो लिख लो यहाँ पे, मतलब जो कैश फ्लो आपको रिसीव होगा, ठीक है ना, एक्चुअल में, और ये आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस लास्ट में। ये तो आप 100 बार कर चुके हो अब तो काम, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट कितना रिसीव हो रहा है? 600 का, ठीक है। 9,144 प्लस 1,006 माइनस 600, तो 9,550, ये बैलेंस शीट का आइटम हो गया 9,550, और 11% आपने निकाला वापस 1,050 कर देता हूँ, 1,050.5 आ रहा है, ठीक है। कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट 600, एग्जैक्टली 10,000 आ गया। 10,000 के 11% कितना होता है वैसे? 1,100 होता है। कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट कितना है? ये हो जाएगा 10,500 और 600, ठीक है। लास्ट ईयर में भाई दो तो चीज़ें मिल रही है ना, तो ये 11,100 ही हो जाएगा, है ना। तो क्लोजिंग में तो कोई बैलेंस बचेगा नहीं, समझ रहे हो, अपने आप ही कोई बैलेंसिंग फिगर निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, वरना हम इफेक्टिव इंटरेस्ट जो है बैलेंसिंग फिगर से भी निकालते हैं। क्वेश्चन में पूछा क्या था आपसे? बोल रहा है कि आप इसको कैसे अकाउंटिंग करोगे 3 साल के पीरियड में। तो अकाउंटिंग तो हो गई एक तरीके से, कैसे? ये जो इफेक्टिव इंटरेस्ट है ये कहाँ जाएगा? अब आप जानते हो, P&L में, स्टेटमेंट ऑफ P&L में, SPL में दिखा दोगे। ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। चलो अब मैं जैसे P&L बना के दिखा दूं आपको, तो सिंपल चीज़ है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। 31 दिसंबर 2005 ही है ना पहला, फिर 31 दिसंबर 2006, फिर 31 दिसंबर 2007, है ना। ऐसे कॉलमनार फॉर्म में बना लेते हैं तो अपनी जगह कम लगेगी ना, टाइम भी कम लगेगा। P&L में क्या दिखा देंगे? इन्वेस्टमेंट की इनकम, फाइनेंस इनकम या इन्वेस्टमेंट की इनकम, है ना, एक ही बात है। कितना कितना है? 1,006,
1050 और 1100। फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है, आपको पूरा पूरा लिखना है, मैं तो एसपीएल लिख के छोड़ दिया, तो आप क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन क्या होता है, बैलेंस शीट को स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कहते हैं, ठीक है। चलो अब आप बैलेंस शीट में क्या दिखाओगे, बैलेंस शीट में आप दिखाओगे इन्वेस्टमेंट्स या बॉन्ड्स नाम से लिख दो, ठीक है ना। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो ये उस पहले पहले क्या है, नॉन करंट असेट्स है, और बाद में क्या बन गई, करंट असेट्स। भाई पहले नॉन करंट असेट्स क्यों है, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा टाइम तक होल्ड करके रखा है, और बाद में क्या बन गई है, सॉरी बाद में 10,000 का क्या बन जाएगा, करंट असेट्स बन जाएगी, क्योंकि सेकेंड ईयर के एंड में तो करंट असेट्स ही बन जाएगी ना, थर्ड ईयर में तो रियलाइज हो ही रही है, ठीक है। तो 9550 इसमें आप लिख सकते हो नॉन करंट असेट्स, ठीक है। फिर इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स, इधर आप लिख सकते हो करंट असेट्स, ठीक है ना। ये बीच बीच में कई बार क्या है, कुछ लाइंस वगैरह गलती से खिंच जाती है, ठीक है। तो इसको आप इग्नोर करते करो। ये हो गया अपना 9550 और 10,000 है ना, लास्ट ईयर में तो कुछ आएगा ही नहीं। तो ये अपनी प्रेजेंटेशन पूरी हो गई है ना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अब बोल रहे हैं कि ये जो है बी है, मैं सेल द बॉन्ड इफ पॉसिबिलिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट विद द हायर रिटर्न अराइजेस। तो फिर ये क्या हो गया, ये बिजनेस मॉडल टेस्ट नंबर 2 हो गया, BMT2। BMT2 क्या बोलता है कि अगर आप बॉन्ड्स को बेच भी सकते हो और होल्ड टिल मैच्योरिटी भी रखोगे, तो ट्विन ऑब्जेक्टिव है क्योंकि आपके पास, तो फिर आप क्या करो, FVT OCI पे क्लासीफाई करो। अब हम समझते हैं FVT OCI में क्या होता है। ये आपके लिए थोड़ी सी नई बात है ना, मैं आपको जो बता रहा हूँ। FVT OCI क्या बोलता है, FVT OCI में करना क्या है, आपको बोलता है कि ना मेथड जो है अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड ही चलेगा। पहली बात तो ये है, आपको सबसे पहले क्या करनी है, अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड के हिसाब से अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाना ही बनाना है। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल तो सबसे पहले बनाना ही बनाना है, ठीक है। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाया था क्या सर आपने, बनाया ना, देखो ये अमोर्टाइजेशन शेड्यूल ही तो होता है। ये जो टेबल हमने बनाई है इसे क्या बोल रहे हैं, अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये पहले तो बनाना ही बनाना है, अमोर्टाइजेशन शेड्यूल आपको बनाना पड़ेगा। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी पड़ेगी, दूसरी चीज़ आप लास्ट मतलब ईयर के एंड में जो वैल्यू निकल के आएगी उसको फेयर वैल्यू से कंपेयर करोगे। भाई ये जो क्लोजिंग बैलेंस आया था ना आपका, ये जो क्लोजिंग बैलेंस आया था 9550 10,000, ये अमोर्टाइजेशन मेथड से आया है, अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड से आया है। लेकिन अब आप क्या करिए, इसको फेयर वैल्यू के साथ कंपेयर करिए, और आपको अपनी बुक्स में बैलेंस शीट के अंदर क्या दिखानी है, फेयर वैल्यू को ही शो करना है। बैलेंस शीट के अंदर आपको क्या शो करना है, फेयर वैल्यू पे ही शो करना है। और जो डिफरेंस आएगा फिर तो, क्योंकि अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड के हिसाब से क्लोजिंग बैलेंस कुछ और आ रहा था और फेयर वैल्यू कुछ और आ रही होगी, तो आप बोल रहे हो कि बैलेंस शीट में तो फेयर वैल्यू दिखाएंगे हम, है ना। तो जो डिफरेंस आएगा उसको कहाँ पे डालेंगे हम, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, OCI में। सर ये OCI क्या होता है, OCI मैंने आपको बताया कई बार, OCI हम लोग एक ऐसा रिजर्व है ना, P&L का ही पार्ट है। जो हमारा P&L होता है ना, उसके 2 पार्ट होते हैं, एक तो नेट प्रॉफिट लिखते हैं हम P&L में, फिर एक अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम लिखते हैं, ठीक है। और तब जाके बनती है टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, TCI। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्या होती है, बेसिकली हम लोग जब अपने 11th-12th में आपने रिवोल्यूशन किया था, है ना, रिवोल्यूशन जैसे हम बोलते थे कि हम असेट्स परचेज कर रहे हैं 10 लाख की, आपने लैंड परचेज करी, ठीक है, और वो लैंड की कीमत हो गई अब 12 लाख, तो 2 लाख का जो रिवोल्यूशन प्रॉफिट है, रिवोल्यूशन का गेन हो गया। भाई 10 लाख की असेट्स परचेज करी थी, लैंड परचेज करी थी, ईयर के एंड में चेक किया तो 12 लाख की हो गई, सेल नहीं किया अभी अपन ने लैंड को। अब 2 लाख का जो रिवोल्यूशन गेन है, आप लोग 12th में क्या करते थे, उसको रिवोल्यूशन रिजर्व में दिखाते थे, नहीं दिखाते थे, रिवोल्यूशन रिजर्व में आप एंट्री पास करते थे, लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन रिजर्व,
2 लाख से, 2 लाख से। ये जो रिवोल्यूशन रिजर्व है ये एक तरीके से कौन सा गेन है, ये एक तरीके से हम कह सकते हैं अनरियलाइज प्रॉफिट है, ऐसा प्रॉफिट जो अभी रियलाइज नहीं हुआ है। अब ये जो स्टैंडर्ड हैं, ये जो हमारे IFRS हैं, ये क्या बोलते हैं, रिवोल्यूशन गेन को आप कहाँ डाल दो, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में डाल दो। समझ में? ऐसे ही कई और चीज़ें भी जो रिवोल्यूशन गेन की तरह है, वो कई और चीज़ें भी कहाँ जाती है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाती है। जैसे अभी अभी हमने बात किया FVT OCI मेथड। FVT OCI मेथड जो है उसमें अगर हम कोई भी असेट्स का रिवोल्यूशन करते हैं, है ना, मतलब फेयर वैल्यू से कंपेयर करके जो प्रॉफिट आएगा वो भी हम कहाँ डालेंगे, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में डालेंगे। आपको पता है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के 2 पार्ट होते हैं, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नई बात है। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के 2 पार्ट होते हैं। ऐसे आइटम जो रीक्लासीफाई या आप बोल लो रीसाइकल हो सकते हैं P&L में, और ऐसे आइटम जो रीसाइकल P&L में नहीं हो सकते। क्या बोला बताओ मैंने आपको अभी, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के 2 पार्ट होते हैं। ऐसे आइटम जो रीक्लासीफाई या रीसाइकल हो सकता है P&L में बाद में, और ऐसे आइटम जो रीक्लासीफाई P&L में बाद में नहीं हो सकते। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, देखो ये टॉपिक ऐसा है कि इसको मेरे को बताने के अंदर धीरे धीरे टाइम लगेगा आपको, है ना, मैं एक साथ नहीं बता पाऊंगा आपको सारी चीज़ें, क्योंकि 2 चीज़ें एक साथ चल रही है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट टॉपिक चल रहा है और उसमें एक नया कॉन्सेप्ट आया अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का, ठीक है, तो वो धीरे धीरे टाइम लगेगा, लेकिन आपकी चीज़ें सेट हो जाएगी। तो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के 2 पार्ट होते हैं। क्या है कि कई बार कई स्टैंडर्ड्स बोलते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के आइटम्स की जो हम बाद में P&L में डाल सकते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो P&L में कभी भी नहीं जाएगी, चाहे वो असेट्स को बेच भी दो। जैसे मैं आपको बताऊं, रिवोल्यूशन रिजर्व की बात करें हम, ये जो 2 लाख का रिवोल्यूशन गेन है ना, आपने इसको अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में डाला है, इसको कभी भी आप P&L के अंदर रिक्लासीफाई नहीं कर पाओगे। क्या बोल रहा हूं मैं, अगर आपने असेट्स लैंड परचेज करी 10 लाख की और वो लैंड कितने की हुई, 12 लाख की, आपने एक एंट्री पास कर दी लैंड अकाउंट डेबिट टू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम 2 लाख से, भाई रिवोल्यूशन रिजर्व कहाँ चला गया, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में चला गया। चाहे भले ही आप इस लैंड को बेच दो, लेकिन मैं इस अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो रिवोल्यूशन रिजर्व की वजह से बना है उसको कभी भी P&L में दोबारा नहीं डाल पाऊंगा। इट कैन नॉट बी रिसाइकिल टू P&L, है ना। तो रिवोल्यूशन गेन कभी भी रिसाइकिल नहीं हो पाता P&L में। इसके लिए टर्म क्या यूज़ करते हैं, ये स्टैंडर्ड का यूज़ करता है, या तो रिक्लासीफाई यूज़ करता है या रिसाइकिल यूज़ करता है, ठीक है। लेकिन कुछ आइटम ऐसे होते हैं जिन असेट्स को बेचने के बाद ये स्टैंडर्ड बोलता है कि भाई जितना भी OCI में बैलेंस पड़ा हुआ है ना, उठा के डाल दो P&L के अंदर, वेट मत करो। अच्छा सर, जैसे आपने ये बताया रिवोल्यूशन रिजर्व का जो गेन है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में पड़ा हुआ है, तो इसको आप बोल रहे हो कि P&L में नहीं डाल सकते, तो क्या करें इसका फिर हम? तो एक चीज़ होती है SOCI, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। आप अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से P&L में नहीं डाल पाओगे रिवोल्यूशन रिजर्व, है ना, जैसे मैंने बताया अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से कभी भी P&L में नहीं जा पाएगा रिवोल्यूशन रिजर्व, ठीक है, नहीं किया ना, तो वो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से डायरेक्टली कहाँ जाएगा, SOCI में जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में जाएगा, ठीक है। और कुछ आइटम जो हैं अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से पहले P&L में जाते हैं और फिर SOCI में जाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। मतलब अल्टीमेटली जाना सबको, सारे रिजर्व्स होते हैं जितने भी, वो जाते किधर हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में जाते हैं, लेकिन कुछ P&L के थ्रू जाते हैं और कुछ बिना P&L के जाते हैं। समझ में आएगा? ये थोड़ा सा क्या है, डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट है आपके लेवल पे, ठीक है। इसलिए क्या है, बहुत सारे लोग तो इन चीज़ों को बताते ही नहीं है, ठीक है, इसलिए क्या है, बहुत सारे लोग इन चीज़ों को बताते ही नहीं है। लेकिन मेरी आदत क्या है कि भाई अपन कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ रहे हैं तो चीज़ें हर चीज़ पता हो, वरना फिर क्या है कि हम भी ऊपर ऊपर से बता दें, फिर फ़ायदा क्या निकलेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या है आपको चीज़ों को पूरा का पूरा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब अपन डिस्कस करते हैं क्या, इसी क्वेश्चन को फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से करें तो कैसे करें।
तो आपको स्टेप माइंड में रखने हैं हमेशा। सबसे पहले तो अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड की जो है टेबल आपको बनानी है, अमोर्टाइज कॉस्ट शेड्यूल आपको बनाना है। दूसरा, जो क्लोजिंग वैल्यू है जो अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड के हिसाब से आई है उसको आप असेट्स की रियल फेयर वैल्यू से कंपेयर करोगे, और जो डिफरेंस आएगा उसको अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम में डाला जाएगा। और अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम को बाद में क्या करोगे, लास्ट में ये स्टैंडर्ड बोलता है कि आप जब भी फाइनेंशियल असेट्स को बेच दोगे, ऐसी फाइनेंशियल असेट्स को बेच दोगे, तो उसको रिक्लासीफाई कर सकते हो आप कहाँ पे, P&L में। ठीक है, जरा देखो, आराम से समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अभी टेबल बनाने की दोबारा जरूरत है क्या, क्योंकि अपन ने इसी क्वेश्चन में ये टेबल बनाई ही है, तो अपना काम चल जाएगा। टेबल बनाने की बजाय अब मैं आपको इसके ऊपर किसी और चीज़ पे मेहनत करके दिखाता हूँ। मैं आपको इसका लेजर अकाउंट बना के दिखाता हूँ कि ऐसे फाइनेंशियल असेट्स का, ऐसे बॉन्ड का कैसे लेजर कैसे बनेगा। ठीक है ना, क्योंकि अब आप टेबल तो बना ही चुके हो, तो टेबल बनाने में दोबारा अपन को टाइम नहीं खराब करना चाहिए। तो 1 जनवरी 2005 को आपने असेट्स परचेज करी, कितने की परचेज करी थी बताओ? आपने परचेज करी थी 9144 की। ठीक है ना, अब आप देखोगे बहुत सारा काम हमारा कैसा रहेगा, अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड की तरह रहेगा, बस थोड़ा सा काम हमें फेयर वैल्यू वाला इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। फिर हम क्या करते हैं, टू फाइनेंस इनकम बुक करते हैं ना। फाइनेंस इनकम कितनी बुक करेंगे, हमने निकाली हुई है ऑलरेडी। कितनी निकाली है देखो, ये रही 1006 हमने ऑलरेडी निकाली हुई है। तो 1006 लिख देते हैं फाइनेंस इनकम। ईयर के एंड में हमें ब्याज रिसीव हो जाएगा बाय बैंक। बाय बैंक में कितना, हम कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट था हमारा 600 का, तो 600 रिसीव हो जाएगा। अब आप क्लोजिंग बैलेंस जो निकाल रहे थे वो कितना निकाल रहे थे, है ना, चेक कर लो। 9, वैसे तो अपन निकाल चुके थे क्लोजिंग बैलेंस, फिर भी मैं आपको वापस बता रहा हूँ। 9144 प्लस 1006 माइनस 600 कितना आया क्लोजिंग बैलेंस निकालने पे, 9550। ठीक है, ये हम पहले निकाल चुके थे क्या ऑलरेडी, चेक कर लो आप, देखो ये 9550 हम निकाल चुके थे, तो 9550 निकाल चुके थे। लेकिन हमें 9550 नहीं लिखना, क्यों? क्योंकि हम लोग अब FI को किस पर रिकॉर्ड कर रहे हैं, फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम। तो सबसे पहले हमें फेयर वैल्यू चेक करनी पड़ेगी, इसकी फेयर वैल्यू कितनी है। ठीक है ना, ये तो हमारी बैलेंसिंग फिगर वैल्यू थी, और अब हम फेयर वैल्यू चेक कर रहे हैं। क्वेश्चन में देखो ध्यान से, आपको फेयर वैल्यू दे रखी थी 31 दिसंबर 2005 को फेयर वैल्यू थी बॉन्ड की कितनी, 11,000। कितनी थी, 11,000 फेयर वैल्यू। फेस वैल्यू नहीं बोल रहा, फेयर वैल्यू बोल रहा हूँ, मतलब मार्केट वैल्यू बोल रहा हूँ। तो अब हम किस पे रिकॉर्ड करेंगे असेट्स को, अपने 11,000 पे रिकॉर्ड करेंगे। डिफरेंस आएगा नहीं आएगा, डिफरेंस तो आएगा, क्यों? क्योंकि आपका जो क्लोजिंग बैलेंस निकल रहा था 9550 निकल रहा था, लेकिन आप कितने पे रिकॉर्ड कर रहे हो, फेयर वैल्यू पे, मार्केट वैल्यू पे, 11,000 रुपये पे। तो आप डिफरेंस को कहाँ डालोगे, अदर कॉम्प्रहेंसिव रिजर्व में डालोगे। ये चीज़ अब आपके लिए नई है भाई। इधर ये जो टू बैंक है, टू फाइनेंस इनकम है, बाय बैंक है, ये सब काम तो हम अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड में भी सेम ही कर रहे थे। डिफरेंस तो अब आएगा, पहली बार कितना आएगा, 1450। ये अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम में जाएगा। ठीक है, ये सब जो है 31 दिसंबर 2005 की बात है। डेट चाहो तो लिख दो, वरना कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, अपन तो केवल समझने के लिए अकाउंट बना रहे हैं, वरना अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। फिर 1 जनवरी 2006 ईयर आ गया, टू बैलेंस PD, ये जो क्लोजिंग बैलेंस है अगले साल का ओपनिंग बन जाएगा 11,000। टू फाइनेंस इनकम, फाइनेंस इनकम हम कितनी रिकॉर्ड करेंगे, जितनी हमने अमोर्टाइज कॉस्ट शेड्यूल मेथड से बनाई थी, वो 1050 से। ठीक है ना, अब मैं बताऊं आपके माइंड में क्या कंफ्यूजन चल रहा होगा, अगर आया होगा तो। सर अगर हम अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड करते तो यहाँ पे 9550 लिखते, बिल्कुल सही बात है, क्लोजिंग बैलेंस। फिर ओपनिंग भी हम 9550 लिखते, बिल्कुल सही बात है, 9550 लिखते। और फिर हम फाइनेंस इनकम जो है वो जो निकालते, वो भी 9550 पे निकालते, जैसा कि हमने पहले किया है, बिल्कुल करेक्ट है। तो सर अब हम 11,000 पे लिख चुके हैं ओपनिंग बैलेंस, तो फाइनेंस इनकम इस पे क्यों नहीं निकाल रहे?
क्योंकि स्टूडेंट ये आप क्या कर रहे हो बताओ, FVT OCI कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आपके ट्विन ऑब्जेक्टिव थे। ट्विन ऑब्जेक्टिव थे मतलब आप असेट्स को होल्ड भी कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो। क्योंकि आप असेट को होल्ड भी कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो, ट्विन ऑब्जेक्टिव है, इसलिए मेथड भी यहाँ पे एक तरीके से दोनों एक साथ चल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे असेट्स को आप ट्विन ऑब्जेक्टिव के लिए होल्ड करते हो, दोबारा बोल रहा हूँ, तो मेथड भी एक तरीके से दोनों एक साथ चल रहे हैं। अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड भी चल रहा है और फेयर वैल्यू भी आप रिकॉर्ड कर रहे हो। और इस मिले जुले मेथड का नाम क्या निकाला है? फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम। मतलब हम अपने शेयर होल्डर्स को रिकॉर्ड बताना चाहते हैं, रिपोर्ट करना चाहते हैं कि भाई ये जो हमने फाइनेंशियल असेट्स परचेज करी है, बॉन्ड परचेज करी है, इसको हम कभी भी सेल कर सकते हैं, और अगर हम इसको सेल कर दें आज तो 11,000 रुपये मिलेंगे, और उस पर हमें गेन होगा कितना? 1450 का। भले ही इसकी जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 9550 आ रही है, लेकिन हम इसकी फेयर वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हम इसको बेच भी सकते हैं। शेयर होल्डर्स को पिक्चर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें 1450 का गेन हो सकता है। तो हुआ तो नहीं ना? तो हुआ नहीं, तभी तो मैंने P&L में नहीं डालने दिया ना इसको। ये स्टैंडर्ड क्या बोल रहा है? इसको आप P&L में नहीं डाल सकते गेन को, आप इसको अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम में डालो, अदर OCI में दिखाओ, अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम में। और सर इसको फिर P&L में कब डालें? जब आप इसको बेच दो तब डाल देना P&L में। लगा लॉजिकल अब आपको या नहीं लगा? ये बिल्कुल 100% चीज लॉजिकल चल रही है। मतलब अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम जो है वो आपके गेन को कुछ टाइम के लिए होल्ड कर रहा है, ठीक है ना? आप जैसी अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम में कोई चीज को लेके जा रहे हो तो वो कुछ समय के लिए चीजों को क्या कर रहा है? होल्ड कर रहा है, आपको P&L में नहीं लेके जाने दे रहा उसका इफेक्ट, ठीक है? चलो, हालांकि देखो क्या है, लॉजिक्स वगैरह हम बता तो देते हैं, लेकिन स्टूडेंट है ना, कई बार क्या बोलते हैं कि सर आप फिर लॉजिक बताने के चक्कर में क्या है, क्लास लंबी हो जाती है, तो फिर आप शॉर्ट्स देख लो, मैं शॉर्ट भी बना रहा हूँ, ठीक है? लॉजिक्स तो मैं यहाँ पे बता पाऊंगा, शॉर्ट वीडियो में तो नहीं बता पाऊंगा, 3 मिनट का शॉर्ट होता है यूट्यूब पे, ठीक है? भाई दोनों तरह के स्टूडेंट है, मेरे को तो सबको कैटर करना पड़ेगा। अच्छा, फाइनेंस इनकम जो है अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड के हिसाब से चलेगी। बाय बैंक अपन ने जो कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट था वो लिख दिया। क्लोजिंग बैलेंस अब आप पहले अब आप क्या कर सकते हो, पहले तो बैलेंसिंग फिगर निकाल के देख लो। 11,000 प्लस 1,050 माइनस 600 कितना आना चाहिए था? 11,450 आना चाहिए था। लेकिन आप लिखोगे कितना? लिखोगे आप फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू कितनी है? फेयर वैल्यू देखो आप कितनी है, 10,400 की। दिख गई आपको? 10,400, ये रही 10,400 की, ठीक है? तो अब आप जो है डिफरेंस निकाल लो। आपको जो है 10,400 ही लेने हैं यहाँ पे, क्लियर? क्या हमेशा फेयर वैल्यू ही पकड़नी है। तब आप देखोगे तो अब आप यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी? 11,450, लेकिन आ कितनी रही है? 10,400। तो अब आपको एक तरीके से लॉस नहीं नजर आ रहा है? ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ लॉस हो रहा है? तो इस लॉस को कहाँ डालोगे आप? बाय OCI रिजर्व में, ठीक है? कितना आ जाएगा ये? 11,450 माइनस 10,400, मतलब 1,050 का एक तरीके से नुकसान सा हो गया आपको, है ना? ठीक है, लेकिन ये नुकसान अभी नोशनल नुकसान है। आपने कभी सुना है वर्ड, एक नोशनल वर्ड होता है? नोशनल मतलब डीम्ड, माना हुआ, अभी एक्चुअल में नहीं हुआ है। तो इसलिए हम कहाँ डाल रहे हैं इसको? अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम में डाल रहे हैं, इसको अभी P&L में नहीं दिखा रहे हैं। 1,050, ठीक है? फिर वापस से FA बना लो। भाई 3 साल था ना, 2 तो बन गए पीछे, 1 नहीं बन रहा, तो छोटा पड़ गया वो थोड़ा सा अकाउंट, है ना? समझ गए? तो टू बैलेंस BD कितना आएगा? ये टू बैलेंस BD 10,400 ये वाला आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है? क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया हमारे? ओपनिंग बैलेंस कितना आ गया? 10,400। ये टू बैलेंस BD मतलब ब्रॉड डाउन, है ना? ओपनिंग बैलेंस होता है ये। फिर टू फाइनेंस इनकम। फाइनेंस इनकम हम कहाँ से निकालेंगे? इस 10,400 पे कभी मत निकाल देना, जो आप पहले निकाल चुके हो वही है, जो आपने अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड के हिसाब से बनाई थी वही है, 1100। तो मतलब सर ये जो FVT OCI का सवाल आएगा उसमें तो हमें अमोर्टाइज कॉस्ट शेड्यूल बनाना पड़ेगा, मैंडेटरी है, बनाना ही पड़ेगा, ठीक है? सर इस क्वेश्चन में क्यों नहीं बनाया? इसमें बच गए ना, हम एक बार बना चुके थे पहले, तो दोबारा दोबारा क्यों बनाएंगे? इसलिए, ठीक है?
और लास्ट में कभी भी फेयर लास्ट, अब देखो ये बैंक में कितना आ जाएगा आपके पास, एक तो 10,600 था, कितना था वो बैंक में था, ये 600 प्लस 10,500, 11,100। ठीक है, इसको मैं काट के 11,100 लिख देता हूँ। बाय बैलेंस शीट ही कुछ नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन कुछ डिफरेंस आएगा। 10,400 प्लस 1,100 माइनस 11,100, कितना डिफरेंस आया, 400 का। तो बाय OCI रिजर्व, ये भी एक तरीके से लॉस ही है, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर से आपका 400 का लॉस निकल गया। टोटल लगा दिया हमने, ठीक है ना, आप चाहो तो लगा दो वरना कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया। लेकिन क्वेश्चन में आपसे अकाउंटिंग पूछी है ना, अकाउंट फॉर कैसे करेंगे, तो अकाउंट फॉर कैसे करेंगे, अब हम P&L बना देते हैं, SPL, स्टेटमेंट ऑफ P&L। ठीक है, जैसे हमने पहले वाले मेथड में बनाया था ना, वैसे 5, 6, 7 स्टेटमेंट ऑफ P&L। सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिख लो, मतलब नेट प्रॉफिट के लिए जो भी आपकी इनकम आ रही है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट इनकम आ रही है, ब्याज की इनकम। ब्याज की इनकम रिकॉर्ड करनी पड़ेगी क्या आपको, ब्याज की इनकम तो P&L में जाएगी, कितनी थी बताओ, वही है 1,006, 1,050, और ये 1,100। ठीक है, 1,006, 1,050 और 1,100। ठीक है, और क्या दिखाओगे, अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम OCI। अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम कितनी जाएगी, देखो ये रही एक तो आपकी OCI 1,450, ठीक है, 1,450। कई लोगों को ऐसे हिंदी नाम लेता हूँ, 1,450 तो समझ में नहीं आता होगा। ये 1,050 के क्या चल रहा है सर ये, ठीक है, ये 1,050 का लॉस आ रहा था वहाँ पे ना, OCI डेबिट में था ना इसलिए, और ये बाय OCI रिजर्व 400 का। तो अब देखो टोटल लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें सारा P&L के बारे में डेटा नहीं पता। ठीक है ना, तो आप टोटल कॉम्प्रहेंसिव इनकम लिखोगे ऐसे प्लस करने के बाद, तो वो सही नहीं लगेगा, है ना। ठीक है, बस आप इधर लिख के छोड़ दो, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें, सेल्स भी होती है, परचेजेस कॉस्ट वगैरह, ये सब तो अपने पास है ही नहीं P&L का पूरा डेटा। हम तो क्या बना रहे हैं, एक पता है इसको क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट बना रहे हैं हम, तो इसका एक टुकड़ा बना रहे हैं लेके, है ना, पूरा P&L थोड़े बना रहे हैं। अच्छा, और क्या करेंगे सर हम, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना दो, मतलब बैलेंस शीट बना दो। सर बैलेंस शीट में क्या, बैलेंस शीट में आप इन्वेस्टमेंट्स दिखाओगे, फाइनेंशियल असेट्स, फाइनेंशियल असेट्स लिख दो ऊपर आराम से, ना इन्वेस्टमेंट्स सबसे पहले तो नॉन करंट असेट्स, है ना, नॉन करंट जैसे पहले साल में जो है वो नॉन करंट ही है, कितनी आ जाएगी 11,000। फिर वापस से इन्वेस्टमेंट लिख दो, लेकिन अब की बार किस में लिख दो, करंट असेट्स में। कितना था 10,400, और सो थर्ड ईयर में नहीं लिखोगे, अरे थर्ड ईयर में तो बेच ही दिया ना भाई, थर्ड ईयर में थोड़ा बचेगा कुछ भी अमाउंट, तो क्लोजिंग बैलेंस 0 है। समझ में आएगा आपको, मतलब देखो कोई काम बहुत बड़ा नहीं किया है, अगर आप एनालाइज करो चीज़ों को, तो हमने केवल क्या किया है, फाइनेंशियल असेट्स को FVT OCI में दिखाया। FVT OCI में करना क्या है बताओ, समरी आपके दिमाग में क्या सेट हुई, FVT OCI पहले तो आपको दिमाग में रखना है, हाँ सर ट्विन ऑब्जेक्टिव में लगता है। ट्विन ऑब्जेक्टिव मतलब सोचो आप, ट्विन ऑब्जेक्टिव मतलब कि हम असेट्स को बेच भी सकते हैं और असेट्स को होल्ड टिल मैच्योरिटी पे भी रख सकते हैं। जब भी हम ट्विन ऑब्जेक्टिव पे करेंगे, ट्विन ऑब्जेक्टिव जब भी हमारा होगा असेट्स को लेके, फाइनेंशियल असेट्स को लेके, तो हम फिर वहाँ पे जो है FVT OCI मेथड लगाएंगे, फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम। उसमें करना क्या है अपन को, उसमें सबसे पहले आप अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बना लीजिए। ठीक है, अमोर्टाइजेशन शेड्यूल से क्या फ़ायदा होगा हमें, फाइनेंस इनकम जो है वो आपके लिए ईजिली निकल जाएगी, जो इंटरेस्ट की इनकम होती है वो आपके लिए ईजिली निकल जाएगी। ठीक है ना, वरना आप गलती कर देंगे। फिर आप FA अकाउंट, ये तो मैंने बना के दिखाया है, लेकिन आप एग्जाम में इसको बनाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है ना, क्योंकि आपसे फाइनेंशियल असेट्स अकाउंट मांगेगा नहीं वो कभी भी। ठीक है ना, तो
आप आराम से जो है एफ अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, बस आपने अमोर्टाइजेशन कॉस्ट शेड्यूल बनाया और डिफरेंस ले लिया आपने क्लोजिंग वैल्यू और फेयर वैल्यू का, ठीक है ना। जैसे हमने यहाँ पे क्लोजिंग वैल्यू ली, ये क्लोजिंग वैल्यू आ रही थी और ये फेयर वैल्यू आ रही है, तो डिफरेंस को हमने ओसीआई में डाल दिया और ओसीआई को लास्ट ईयर में हम कहाँ डाल देंगे, पी&एल में डाल देंगे। इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है ये सब चीज़ें, तो अपन ने ज़्यादा डिस्कस किया नहीं, लेकिन ये लास्ट ईयर में जितना भी ओसीआई का बैलेंस होगा वो कहाँ चला जाएगा, उठा के पी&एल में डाल देंगे हम, ठीक है। ओसीआई बेसिकली क्या है, ओसीआई जो अनरियलाइज गेन है वो रखने का एक जगह है, ठीक है। और ओसीआई के दो पार्ट होते हैं, कुछ आइटम होते हैं ओसीआई के अंदर जो पी&एल में रिक्लासीफाई हो सकते हैं या रिसाइकल हो सकते हैं, कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो पी&एल में कभी भी रिसाइकल या रिक्लासीफाई नहीं हो सकते। जैसे रिवोल्यूशन रिजर्व एक बार अगर चला गया तो ओसीआई में, तो वो कभी भी पी&एल में वापस नहीं जा सकता, ठीक है। तो कहाँ जाएगा फिर वो, तो फिर वो डायरेक्टली सोकी में जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में जाएगा, ठीक है। लेकिन जो जैसे अभी हमने डिस्कस किया, फाइनेंशियल असेट्स को हम लोग दिखा रहे हैं एफबीटी ओसीआई में, फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम, तो उसका गेन हम कहाँ डाल रहे हैं, उसका गेन हम डाल रहे हैं अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम में, और वो रिसाइकिल भी हो रहा है कहाँ पे, पी&एल के अंदर। वो मतलब जब भी फाइनेंशियल असेट्स बेचेंगे हम तो फिर वो रिसाइकिल हो जाएगा पी&एल के अंदर। आप चाहें तो उसका सॉल्यूशन देख लीजिए, ये मैंने सॉल्यूशन दे रखा है, ठीक है। ये तो पहला मेथड था जब हम अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड लगा रहे थे, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड, ठीक है। तो ये अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड के हिसाब से टेबल बना रखी है, ठीक है, और ये फाइनेंस इनकम दिखा रखी है। फिर नेक्स्ट ईयर में मतलब नेक्स्ट इसने पी&एल बना दिया, पी&एल देखो कॉलम के हिसाब से बना दिया इसने 1 2 3, ठीक है, और बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स दिखा दिए। फिर सेकंड वाले में बोला कि बिजनेस मॉडल के होल्ड टिल रिडम्पशन का है, ठीक है, और ये जो है सेल्स भी कर सकते हैं अगर हायर रिटर्न मिल जाए तो इसको एफवीटी ओसीआई में दिखा दो, ठीक है। फिर असेट्स को इनिशियली कैसे रिकॉग्नाइज करना है, फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो चाहे भले ही एफवीटी ओसीआई हो या फिर अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड, हम हमेशा असेट्स को किस पे दिखाएंगे, फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे, ठीक है। जब भी असेट्स परचेज करेंगे तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट असेट्स की कॉस्ट में जुड़ जाती है, वो तो अपन बचपन से नियम जानते हैं। हाँ, लेकिन अगर एफवीटीपीएल होता तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट को पी&एल में डाल देते हैं, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट पी&एल में जाती है, असेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होती है। क्या बोला मैंने, अगर ये एफवीटीपीएल होता मेथड पूरा का पूरा, जो हम तीसरा मेथड हम डिस्कस करेंगे, तो वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहाँ चले जाती है, पी&एल में चले जाती है। बाकी चाहे अमोर्टाइज कॉस्ट हो चाहे एफवीटी ओसीआई हो, दोनों केस में ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या होगा, असेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगी, ट्रांजैक्शन प्राइस के अंदर ऐड हो जाएगी। इंटरेस्ट इनकम पी&एल में निकल जाएगी बोल रहा है ये ना, ठीक है। ये सब चीज़ें इसमें दे रखी है। फिर इसने देखो इस तरीके से बना दिया, यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, ये तो अपन बनाते ही हैं। बस अपन ने जो लेजर बना के दिखाया था, क्योंकि मैं आपको लेजर बना के दिखा रहा था चीज़ों को, यहाँ पे इसने क्या किया, बोला ये जो क्लोजिंग वैल्यू आई उसको फेयर वैल्यू से रखा, कंपेयर करा, और गेन और लॉस डिफरेंस यहाँ पे निकाल दिया। जो ओसीआई है ये चीज़ें क्या है, ओसीआई वाला है अमाउंट, ठीक है। जैसे ये बोल रहे हैं ना कि 1450 का है गेन, 1450 जो है पहले साल में ओसीआई में डाल दिया, फिर ये जो लॉस आ रहा है 1050 का है ना, उसको फिर से ओसीआई में डाल दिया, ठीक है। और ये लास्ट ईयर में 400 का लॉस आ रहा है, इसको फिर से ओसीआई में डाल दिया। तो आप देखो 1450, 1050 और 400, ठीक है। तो जब हम लोग क्योंकि लेजर नहीं बनाते तो ये जो टेबल है इसी के अंदर 2 कॉलम एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, तो एक फेयर वैल्यू दिखा देंगे और एक ओसीआई का बैलेंस निकाल देंगे, मतलब और भी सिंपल है काम, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। और ये देखो पी&एल बना रखा है, बैलेंस शीट बना रखी है। ये मैं लास्ट में क्यों दिखाता हूँ, क्योंकि कई बार स्टूडेंट के माइंड में होता है कि भाई सर बुक वाले ने कैसे किया, तो कैसे किया, तो देख लो आप ऐसे किया है बुक वालों ने, ठीक है। तो आप चीज़ें रिवाइज करो, फिर हम और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू।